नमस्कार साथियों, मैं दिलीप कुमार कुर्मी बोल रहा हूँ। गांव पिपरिया पचारा, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश की थी, लेकिन फ़ोन की मिस्टेक की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई। तो इस कारण से मैं लाइव आया हूँ। आज से विगत 4 साल पहले, पिछले 4 साल पहले मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था। मैं YouTube पर वीडियो देख रहा था। और उस YouTube पर मैंने एक दादाजी को देखा। उनका नाम मुझे वीडियो देखने के बाद मालूम चला। उनका नाम था सुभाष पालेकर जी। वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र विदर्भ का एरिया है। विदर्भ अमरावती का एरिया है। तो मैंने देखा, कृषि से संबंधित वीडियो देख रहा था, तो पालेकर जी की वीडियो आई, सुभाष पालेकर जी की। और उन्होंने जो बताया उसके बाद मैं बिल्कुल अचंभित हो गया। बिल्कुल अचंभित हो गया। जो विचार थे वो बिल्कुल परिवर्तित हो गए। उन्होंने बताया कि जो किसान रासायनिक कृषि कर रहे हैं वो साल दर साल कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। कर्जा बढ़ता जा रहा है, उनका लागत का मूल्य बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है और कर्ज के नीचे दबते जा रहे हैं। और जब कर्ज में दब जाते हैं, उनकी कर्ज चुकता नहीं होता, तो सरकार, बैंक उनकी जमीन नीलाम करती है और उस किसान की मानहानि होती है। उन्होंने बताया फिर किसान आत्महत्या भी करता है, क्योंकि किसान को मालूम है कि मरने के बाद 5 लाख रुपए मिलेंगे।
तो इस 5 लाख रुपए से मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, या मेरा कर्ज चुकता हो जाएगा। इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। ये बात मुझे बहुत चुभी मेरे हृदय को। ये बात मुझे आहत हुआ बहुत कि ये सही बात है पालेकर जी की, जो कह रहे हैं पालेकर जी कि किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबकर रासायनिक कृषि में लागत बढ़ती जाती है और किसान कर्ज के नीचे दबता जाता है और फिर अंत में आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जो किसानों के बच्चे हैं वो बिन ब्याह फिर रहे हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी आदमी अपनी लड़की की शादी किसान के साथ नहीं करना चाहता। वो अपनी लड़की की शादी चपरासी की नौकरी करने वाले लड़के के साथ करना चाहता है, जो चपरासी की नौकरी करता है, लेकिन 100 एकड़ के किसान के साथ नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो किसान के साथ अपनी बच्ची की लड़की की शादी करेगा तो आत्महत्या करनी पड़ती है किसान को। पालेकर जी ने बताया ये सब। उनकी वीडियो जो YouTube पर आ रही थी वो 12 भाग हैं करीब वीडियो में, एक डेढ़ घंटे के भाग हैं। मैंने उनको बिल्कुल पूरे विवेक, लगन और ध्यान से सुना। उसके नोट भी बनाए हैं मैंने, नोट भी बनाए जो उनकी पद्धति है और जो सारी बातें उन्होंने बताई, तो उसके मैंने नोट भी बनाए। काफ़ी में उसके नोट बनाए, उसको लिखा जो उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि किसान का जो लड़का है वो बिन ब्याह है, उनकी शादी नहीं हो रही क्योंकि कोई भी बाप अपनी लड़की की शादी किसान के साथ नहीं करना चाहता। फिर ये सारी समस्याएं जो वैश्विक स्तर पर हैं वो उस वीडियो में बता रहे थे। मैं उनको ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बताया कि रासायनिक कृषि से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, लकवा, ब्रेन स्ट्रोक, दमा, अस्थमा, किडनी फेल, लीवर फेल, कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। मुझे बहुत आघात हुआ इस चीज से कि पालेकर जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उन्होंने पूरा विज्ञान बताया, जो उनकी वीडियो हैं उनमें पूरा विज्ञान बताया कि रासायनिक कृषि एक षड्यंत्र है। एक षड्यंत्र है रासायनिक कृषि। रासायनिक कृषि में जो आप खाद डालते हो, यूरिया, उसमें 46% नाइट्रोजन है। लिखा रहता है ना पैकेट पर 46% नाइट्रोजन। बाकी का 54% क्या है? क्षार है, नमक है। क्या है? नमक है।
DAP में भी क्या है, बाकी उसमें भी 50% से भी ज़्यादा क्या होता है, नमक होता है, क्षार होता है। जितने भी रासायनिक खाद हैं उनमें क्या होता है, नमक होता है। तो वो जो नमक है, उन्होंने बताया कि जो मिट्टी होती है उसकी संरचना ऐसी होती है कि दो मिट्टी कणों के बीच, जो मिट्टी होती है ना, उसमें दो कणों के बीच में खाली जगह होती है, उसमें 50% हवा होती है और 50% जल वाष्प होता है। जल वाष्प यानी कि नमी होती है। 50% हवा मिट्टी में, 50% हवा और 50% नमी होती है। ठीक है, तो इन्हीं छिद्रों के बीच में जो खाली छिद्र होते हैं उसमें ये नमक भर जाता है और मिट्टी कठोर हो जाती है इसी रासायनिक खाद से। तो मुझे बहुत आहत हुआ मेरे, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, मुझे मालूम है कि सही बोल रहे हैं पालेकर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो उससे मिट्टी कठोर हो जाती है और फिर उसको मुलायम करने के लिए लोगों को गहरी जुताई करनी पड़ती है। उन्होंने बताया कि गहरी जुताई भी एक षड्यंत्र है, जो पिलाऊ करते हैं ना, वो भी एक षड्यंत्र है। क्या बताया उन्होंने कि जो ऊपर की 4.5 इंच मिट्टी होती है, सतह से, मिट्टी की सतह होती है ना जहाँ पर फसल होती है, उससे 4.5 इंच तक की मिट्टी, वहां पर उपयोगी सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं जो हवा पर जीवित रहते हैं, जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए। और उसके नीचे जैसे गहराई में जाएंगे, मिट्टी के 4.5 इंच के नीचे जाएंगे धीरे धीरे, वहां पर बिना हवा के जीवित रहने वाले जीवाणु वो काम करते हैं, जो बिना हवा के सड़ाने का काम करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, केवल 4.5 इंच भूमि में पौधे की आवश्यक जड़ें होती हैं, बाकी नीचे जो होती है वो एक मेन जड़ होती है, मूल जड़, वो गहराई तक जाती है। लेकिन जो 90% जो वाष्प और पोषक तत्व लेने वाली जड़ें हैं, वो 4.5 इंच भूमि में की सतह में होती हैं, ऊपर से नीचे नहीं जाती वो, क्योंकि वहीं पर जीवाणु रहते हैं। ठीक है, अब पौधे की जब कटाई होती है तो जो अवशेष बचते हैं, जड़ है, उसका तना है, पत्तियां हैं, तो बारिश काल में जीवाणु जागृत होते हैं, उसको अपघटित करके क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, खाद बनाते हैं। तो जो ह्यूमस है उसमें कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटास होता है, सब कुछ होता है। 4.5 इंच मिट्टी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे अपन गहरी जुताई करते हैं उसकी पलटी हो जाती है, तो ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर चली जाती है, तो वो कंकड़ पत्थर नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और ये जो अपनी उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ वाली, जिसमें जीवाणु हैं, ह्यूमस है, सूक्ष्म खाद्य तत्व हैं, वो नीचे चली जाती है। तो उन्होंने बताया कि ये भी एक षड्यंत्र है, गहरी जुताई भी एक षड्यंत्र है। मुझे बहुत आघात लगा कि मैं तो कुछ और ही सोचता था। मैं तो सोचता था कि खाद किसी भी पौधे का खाद्य है, यानी वो सेवन करता है जड़ों के माध्यम से, DAP का, यूरिया का, वो लेता है उसको।
मुझे तो बहुत आघात हुआ। मैं विज्ञान का छात्र हूँ, मुझे मालूम है। आप में से जो भी विज्ञान के छात्र होंगे उनको मालूम होगा कि पालेकर जी सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। बहुत आघात लगा मुझे। ऐसा षड्यंत्र कोई रचता है भला? पहले आप खाद दे रहे हो, उसमें नमक है, मिट्टी कठोर बन रही है, फिर उसको मुलायम करने के लिए आप औजार दे रहे हो, वो भी आपके हैं, खाद भी आपका, औजार भी आपके, और अब तो आपने बीज भी खत्म कर दिया। देसी बीज टोटल खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए। पालेकर जी ने बताया कि जो हाइब्रिड बीज होता है, हाइब्रिड बीज, उसको इस प्रकार से तैयार किया जाता है। अब कुछ लोग तो बोलते हैं कि नर और मादा का उसमें स्थानांतरण कर देते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते। यही तो छेड़खानी है, और उसमें और भी छेड़खानी की जाती है अप्राकृतिक रूप से। वो प्राकृतिक रूप से नहीं है। जो मधुमक्खियां करती हैं ना, एक फूल से दूसरे फूल में बैठती हैं, वो प्राकृतिक है। लेकिन आप जो हाथ से करते हो ना, एक नर को दूसरे मादा के उसमें डाल देते हो संकरण करने के लिए ना, हाइब्रिड करने के लिए, वो अप्राकृतिक चीज है। बताया पालेकर जी ने। तो जो हाइब्रिड बीज है, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है, जैसे हमारा देसी गेहूं था तो उसकी लंबाई कितनी होती थी? 5 से लेकर 6 फीट। अभी हाइब्रिड गेहूं की कितनी लंबाई होती है? 3 फीट से लेकर 4 फीट, 4.5 फीट। जो हाइब्रिड गेहूं है, लोकमन है, 322 है, पूसा तेजस है, ये है, वो है, उनकी लंबाई घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि उसमें परिवर्तन किया गया। अभी वो जानकारी गूगल पर उपलब्ध नहीं है कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया। गूगल नहीं बताएगा उसको कि कैसे परिवर्तन किया जाता है, नहीं बताता। बोलते हैं कि कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि नर उसमें मादा में जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्म होती है, उससे क्रॉस कराने के लिए उसका नर डाल देते हैं या ऐसा स्थानांतरण कर देते हैं, तो वो क्रॉस बीड बन जाता है, वो हाइब्रिड सीड बन जाता है। उसको हिंदी में बोलते हैं संकरित बीज, संकरण। तो वो बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जो हाइब्रिड बीज है उसकी आपने लंबाई कम कर दी, वो कितने फीट का रह गया? 3.5 से 3 से 4 फीट, 4.5 फीट। जो कभी 6 फीट होता था हमारा देसी गेहूं, देसी कठिया है, देसी सरबती गेहूं है, देसी बंसी गेहूं है, और भी कई प्रकार की प्रजातियां हैं देसी गेहूं की। तो आपने उसकी लंबाई घटाकर क्या कर दिया? उसकी जो ऊर्जा लंबाई बढ़ाने में लगनी थी वो बीज उत्पादन में लगा दी परिवर्तन करके। तो अभी क्या होगा? वो लंबाई नहीं बढ़ाएगा, क्या करेगा? बीज का उत्पादन अधिक देगा। फिर दूसरा आपने उसमें परिवर्तन किया कि वो 6 महीने में पककर तैयार होता था देसी गेहूं। नवंबर के महीने में लगाया तो अप्रैल के महीने में तैयार होता था। 6 महीने लगते थे। और आज हाइब्रिड गेहूं 3 महीने में पककर तैयार हो जाता है, 3-4 महीने में।
आपने परिवर्तन कर दिया, उसमें छेड़खानी कर दी। जो देसी गेहूं है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा उतनी थी जितनी हमारे लिए आवश्यक है। प्रोटीन था, ग्लूकोज था, कार्बोहाइड्रेट था, फाइबर था, खनिज लवण थे, एंटीऑक्सीडेंट थे, जो भी चाहिए था वो था। लेकिन इस हाइब्रिड वाले गेहूं में सारे पोषक तत्व बहुत कम हैं, बहुत कम। देसी गेहूं का उत्पादन कितना मिलता था? 10 क्विंटल प्रति एकड़। हाइब्रिड का कितना मिलता है? 25 क्विंटल प्रति एकड़। पोषक तत्व कितने घट गए हैं? 2 गुना मात्रा में पोषक तत्व घट गए हैं। दाना मिल रहा है, बस दाना। आपको दाना से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। उसकी लंबाई कम कर दिया आपने, 3 फुट का कर दिया। 6 महीने में तैयार हुई थी पककर, वो अभी 4 महीने में हो रही। आपने उसका टाइम कम कर दिया, जल्दी पककर तैयार हो जाए। आपने उसमें कोशिका विभाजन बढ़ा दिया, ज्यादा उत्पादन चाहिए, ज्यादा। तो ये भी एक षड्यंत्र है, ये भी एक षड्यंत्र है। रासायनिक कृषि टोटल षड्यंत्र है, छेड़खानी है। मैं आपको एक असली रुपया देता हूं, 500 रुपये का, वो तो असली है। अभी मैं आपको नकली रुपए दे दूं पेटी भर के, उनका क्या करोगे आप? उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है। असली तो असली है, नकली तो नकली है। ऐसे ये नकली बीज है, जो हाइब्रिड बीज है ना, चाहे सोयाबीन का हो, बहुत अधिक उत्पादन दे रहा है। 10 क्विंटल प्रति एकड़, 15 क्विंटल प्रति एकड़ सोयाबीन का उत्पादन। कभी हरिओम सोयाबीन हुआ करता था देसी, 6 क्विंटल प्रति एकड़, बहुत से बहुत 8 क्विंटल प्रति एकड़ निकल आया। सब कुछ खत्म हो गया। हाइब्रिड चने आ गए हैं, 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन। हाइब्रिड मसूर 12 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन। कैसे हो गया भाई? कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या छेड़खानी कर दिया आपने उसमें कि उसका उत्पादन इतना अधिक बढ़ गया? देसी मसूर तो इतना उत्पादन नहीं देती, वो तो 5 क्विंटल प्रति एकड़ देती है या 8 क्विंटल प्रति एकड़ देती है, इससे ज्यादा तो नहीं देती। देसी चना 8 क्विंटल प्रति एकड़ देता है, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा नहीं देता। रासायनिक कृषि टोटल फ्रॉड है। पालेकर जी ने बताया कि हाइब्रिड गेहूं, आपने उसको लत लगा दी कि जब हम आपको यूरिया देंगे तभी आपको अधिक उत्पादन देना है। देसी गेहूं में अगर आप यूरिया डालेंगे तो वो अधिक उत्पादन क्यों नहीं देता? देसी गेहूं बिना यूरिया के 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रहा है। अभी आप उसमें यूरिया डीएपी डालोगे तो 15 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन क्यों नहीं देता? लेकिन आप हाइब्रिड गेहूं में अगर यूरिया डाल दोगे तो कितना देगा? 25 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन, और नहीं डालोगे तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन। तो ये दुगना उत्पादन कैसे बढ़ गया हाइब्रिड बीज में कि अगर आप यूरिया नहीं डालोगे हाइब्रिड बीज गेहूं में या चने में डीएपी या कोई दवाई नहीं डालोगे तो वो 10 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन दे रहा है हाइब्रिड गेहूं, और यूरिया डालोगे तो 25 क्विंटल, दुगना बढ़ गया सीधा। तो वो यूरिया का प्रभाव है। लेकिन वो देसी में क्यों नहीं बढ़ता? देसी में भी आप यूरिया डालोगे तो भी तो हमें दोगुना उत्पादन मिलना चाहिए देसी गेहूं में, लेकिन नहीं,
क्योंकि देसी क्या है, कुदरती बीज है, इस पर कोई मानव निर्माण की चीज काम नहीं करती, इसलिए इन्होंने देसी बीज को खत्म कर दिया। क्योंकि हाइब्रिड बीज में इन्होंने ऐसा बनाया कि उसमें अगर आप यूरिया डालोगे तो वो अधिक उत्पादन देगा। इसमें कंपनी को प्रॉफिट चाहिए था, जो कंपनी थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको अंग्रेजों की, तो अंग्रेज आज भी शासन तो ही तो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं शासन अंग्रेज। वहीं से खाद इनपुट हो रहा है, डीएपी यूरिया विदेशों से, या देश में भी निर्माण हो रहा है तो फंडिंग तो उन्हीं की है ना, विदेशियों की। पैसा तो उसी ने लगा रखा है, बिल गेट ने, जो अंग्रेज है, रॉकफेलर जो कंपनी है ना खाद निर्माण की, उसमें पैसा लगता है, पैसा अडानी या अंबानी की है मान के चलो, पैसा उसमें लगा है अंग्रेजों का, बिल गेट का, रॉकफेलर फाउंडेशन का। अंग्रेज आपको डीएपी दे रहे हैं, अंग्रेज आपको बीज दे रहे हैं, हाइब्रिड बीज। देसी बीजों को खत्म कर दिया आपके। अधिक उत्पादन मिल रहा है, लालच है, लालच, अधिक उत्पादन, नकली रुपया है, नकली रुपया। पालेकर जी ने बताया रासायनिक कृषि टोटल फ्रॉड है। उन्होंने बताया कि जब आप यूरिया डालोगे तो ही अधिक उत्पादन मिलेगा हाइब्रिड बीज में, नहीं तो नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रयोग भी किए। एक खेत में उन्होंने देसी गेहूं बो दिया, दूसरे खेत में हाइब्रिड गेहूं बो दिया। अब देसी गेहूं में उन्होंने कुछ नहीं डाला, हाइब्रिड में भी कुछ नहीं डाला, ठीक है, दोनों की सिंचाई कर दी। अब देसी गेहूं में उत्पादन कितना मिला, 6 क्विंटल प्रति एकड़, और हाइब्रिड बीज में उत्पादन कितना मिला, उतना ही, 6 क्विंटल प्रति एकड़। उसमें कुछ नहीं डाला उन्होंने, न डीएपी न यूरिया, कुछ भी नहीं डाला, दोनों प्लाटों में कुछ नहीं डाला, बराबर उत्पादन मिला ना। अब जैसे ही दोनों में उन्होंने यूरिया डाला, जो देसी गेहूं था उसमें उन्होंने यूरिया डाला, और जो हाइब्रिड गेहूं था उसमें भी उन्होंने यूरिया डाला, तो इसका उत्पादन दुगना हो गया हाइब्रिड वाले का। इसका उत्पादन मिला 15 क्विंटल प्रति एकड़, और देसी वाले का वही 2 क्विंटल, 8 क्विंटल प्रति एकड़, थोड़ा सा उत्पादन बढ़ा, लेकिन हाइब्रिड वाले का तो बहुत अधिक बढ़ गया ना। तो पालेकर जी ने प्रयोग किए कि उत्पादन कब मिला, जब डीएपी डाला, यूरिया डाला। यानी कि इन बीजों को ऐसे डिजाइन किया है, बनाया है कि जब आप उसमें यूरिया डालोगे तभी अधिक उत्पादन मिलेगा, नहीं तो उत्पादन नहीं मिलेगा। मैंने सुना पालेकर जी की बातों को, मैंने सुना। तो मुझे बहुत आघात हुआ कि भाई ये तो टोटल फ्रॉड है, ये रासायनिक कृषि तो टोटल फ्रॉड है। मुझे बहुत चोट पहुंची। ये कंपनियों का षड्यंत्र है। तो इसका समाधान क्या है?
पालेकर जी ने बताया कि जब आप यूरिया डालते हो तो उसका रूपांतरण अमोनिया में होता है। अमोनिया का रूपांतरण कुछ एंजाइम होते हैं यूरेक नाम के, वो नाइट्राइट में करते हैं। नाइट्राइट का रूपांतरण नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकाकस नाम के जीवाणु नाइट्रेट में करते हैं। तो ये जो नाइट्रेट है वो जड़ों के माध्यम से पौधे में प्रवेश करता है ना, और फिर आपके भोजन में आता है। नाइट्रेट जहर है और केवल 10% नाइट्रेट उठाते हैं पौधे, बाकी का जमीन में ही पड़ा रहता है, तो घुलकर पानी में आ जाता है और हवा में मुक्त हो जाता है कुछ नाइट्रेट, तो वो ऑक्सीजन से क्रिया का नाइट्रोजन बन जाता है, ग्रीन हाउस वो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। तो वो क्या करता है, धरती के तापमान को बढ़ाता है, गर्म करता है धरती को। बहुत हानिकारक है ये यूरिया, ये DAP। वो मिट्टी को मैंने बताया नमक होता है तो उसको क्या कर देता है, कठोर बना देता है। पालेकर जी बताया। टोटल फ्रॉड है रासायनिक कृषि। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान पर जब गए तो पालेकर जी ने बताया कि 1 गाय से 30 एकड़ खेती कर सकते हैं। वो कल्चर बनाते हैं ना जीवाणुओं का, जीवामृत, बीजामृत, बीज संस्कार के लिए बीजामृत बनता है, जीवाणुओं का जामन बनता है। तो उन्होंने बताया उनका एक मॉडल भी है, पंचस्तरीय फूड फॉरेस्ट मॉडल, जिसमें किसान 1 एकड़ से 5 लाख से 10 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। उस पर तो हालांकि मैंने काम नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा कि पालेकर जी बहुत सही बता रहे हैं, ये किसानों के लिए शाश्वत समाधान दे रहे हैं रासायनिक कृषि के विकल्प के रूप में, तो भाई मैंने तो संकल्प ले लिया कि मैं तो यही करूंगा, पालेकर जी की तकनीक से करूंगा। और उस समय मेरी परिस्थितियां भी ठीक थीं, क्योंकि जो कुछ लोग होते हैं उन पर विचारों पर बोझ होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करना है ना, स्कूल में 1 लाख 1.5 लाख रुपए की फीस लग रही है, बच्चों की शादी करनी है तो उसमें भी बहुत पैसा लग रहा है। तो बेचारे समय के हिसाब से चलते हैं, मजबूरी होती है लोगों की। तो मुझे बहुत आघात लगा कि कंपनियां इतना फायदा उठा रही हैं हम लोगों का। जैसे अंग्रेज थे तो महात्मा गांधी आगे आए और कुछ क्रांतिकारी थे वो आगे आए, तो मैं भी एक क्रांतिकारी हूं, मैं भी किसान के लिए काम करूंगा। मैं ऐसा कंपनी का गुलाम नहीं बन सकता। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे और अब ये कंपनी अभी भी अंग्रेज ही चला रहे हैं। ये रासायनिक कृषि करने के लिए ट्रैक्टर की कंपनी हो या DAP की कंपनी हो या यूरिया की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, ये ब्रिटिश लोग ही चला रहे हैं। फिर तो बहुत आघात लगा कि मैं तो इस जंग के लिए तैयार हूँ, मैं तो किसानों के लिए काम करूंगा। और पशु भी बीमार हो रहे हैं,
लंपी वायरस हो रहा है, खुर पका, मुंह पका, फलाना घोंटू, ये वो, बहुत सारे रोग हो रहे हैं पशुओं के लिए। पक्षी भी बीमार हो रहे हैं, पानी भी दूषित हो रहा है, हवा भी दूषित हो रही है। तो मैं तो प्रयास करूंगा भाई, मैं भी एक क्रांतिकारी हूं, मैं भी प्रयास करूंगा। तो मैंने तो प्रयास चालू किए। पहले साल खरीफ की फसल ली, तो खरीफ की फसल में क्या हुआ, सभी फसलें चौपट हो गई, बारिश अधिक हो गई तो सभी फसलें चौपट हो गई। लेकिन रबी की फसल में मैंने काम चालू किया, उसका उत्पादन मुझे रासायनिक वाले से थोड़ा कम मिला, लेकिन वो भी मेरी कमी थी। पालिका जी तकनीक में कोई कमी नहीं है, जो उन्होंने तकनीक बनाई है ना, देसी गाय के गोबर गौमूत्र से जो खेती करना है, सुभाष पालेकर कृषि, उसमें कोई कमी नहीं है। तो कमी मुझ में आ गई, क्योंकि एक समस्या आती है सबसे बड़ी लेबर की, तो लेबर नहीं है। अभी मुझे 10-12 एकड़ में करना है, तो अकेले में नहीं कर सकता ना, उसके लिए लेबर चाहिए, है ना, और साधन वगैरह चाहिए, जितने भी वाहन होने चाहिए अपने पास, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए, तब कर पाते हैं। तो मैंने तो प्रयास चालू किए, उसके परिणाम मुझे थोड़े उत्पादन थोड़ा कम रहा। जैसे मेरे चने का उत्पादन रहा 6 क्विंटल प्रति एकड़, और ऐसे ही मेरे सोयाबीन का उत्पादन भी ठीक ठाक ही रहा, उसका उत्पादन करीब 7-8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से रहा। मैंने वो सारी दवाई बनाई, जो दवाई बनाते हैं पालेकर जी की तकनीक से, और वो दवाई बनाई, और जो भी घन जीवामृत वगैरह डाला जाता है वो भी सब कुछ किया, बीजामृत से संस्कार किया। मुझे थोड़ा कम उत्पादन मिला रासायनिक कृषि से, वो भी मेरी गलतियों के कारण। पालेकर जी की तकनीक में कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं उतना नहीं कर पाया अकेला, क्योंकि संसाधनों की कमी रही, घर में सदस्य भी होने चाहिए करने के लिए, वो सारी कमियां रही, तो मैं नहीं कर पाया। तो 4 साल से मैं प्रयास कर रहा था किसानों के लिए, खाली मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा था, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए। पालेकर जी की तकनीक है जहर मुक्त, उस पर काम कर रहा था। उसमें मुझे अच्छे परिणाम भी मिले, अगर पूरी पद्धति से किया जाए तो उसमें अच्छा उत्पादन हो सकता है, और जीव जंतुओं की रक्षा हो सकती है, पर्यावरण की रक्षा हो सकती है। लेकिन कुछ अड़ा भड़ा लोग होते हैं, वे आए और कहने लगे कि इससे अच्छा जो संसार का होना है वही तुम्हारा होगा। मतलब जो संसार का हो रहा है वही तुम्हारा होगा। मतलब जैसे लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, तो क्या मैं भी चोरी चकारी करने लगूं उनके जैसा, है ना? अरे इससे अच्छा तो तुम वो भगाई दे दो, पेशगी दे दो। अरे भाई, भगाई पेशगी देनी होती तो मैं ही ना दवाई डाल लेता ना उसमें, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, उसमें क्या लगता है? कुछ भी नहीं। जीव जंतुओं को देखो, जैसे कोई पेड़ है, उसको काटने में क्या आध घंटे लगेगा या 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसको बड़ा होने में तो 10 साल लग जाते हैं ना। काटना बहुत आसान है, उसमें क्या बहादुरी का काम है। लेकिन ये समझते नहीं है मूर्ख लोग, ये मुझी को ज्ञान पेलने आ जाते हैं। बताओ, अपन 4 साल से लोगों किसानों के लिए काम कर रहे कि किसान आत्महत्या ना करे, कोई बीमार ना हो। जो अभी समस्याएं बन रही हैं कि भाई महिलाएं जो हैं उनको
नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, सिजेरियन करना पड़ रहा है। डॉक्टर बोल देते हैं या तो माँ बचेगी या बच्चा बचेगा। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि खाने में तो वो जहर ही है ना, देसी बीज नहीं है, डीएपी है, यूरिया है, कीटनाशक है, जहर है। तो इसी कारण समस्या बढ़ रही है। तो मुझे तो बहुत दुख हुआ था, इसलिए मैंने 4 साल तक सुभाष पालेकर जी की तकनीक से काम किया, किसानों के लिए। किसी के साथ गलत ना हो भाई, मैं ऐसी तकनीक विकसित कर लूं कि बिना डीएपी यूरिया के, जैसा पालेकर जी बोल रहे हैं, वैसा उत्पादन हो रहा है, तो प्रकृति का विनाश नहीं होगा। जो गाय बछेड़ू लोग मर रहे हैं बेचारे, गलघटू, खुरपका, मुंहपका, ये वो, लंपी वायरस, फलाना ढिमाका, ये बीमारी हो रही है ना पशुओं को, वो नहीं होंगी, वो बच जाएंगे बेचारे। और पानी दूषित नहीं होगा, हवा दूषित नहीं होगी। ये जो लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक में, ब्रेन स्ट्रोक में, किडनी फेल में, तो ये अपन उसको प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ 4 साल तक अपने किसानों के लिए काम, किसानों को मालूम ही नहीं कि अपन किसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो अपने ही को ज्ञान पेलने आ रहे हैं कि इससे अच्छा तुम खावे के लाने भर करो, बाकी में दवाई दे, टोटल दवाई। किसान को मालूम ही नहीं, अपन काम कर रहे 4 साल से किसानों के लाने, प्रकृति के लाने, अपना ही ज्ञान दे रहा है। कोई बोल रहा है कि तुम अपने लाने कर रहे हैं, मतलब हम 10 एकड़ में जहर मुक्त कृषि कर रहे हैं, हम सब खा लें पूरी, हम अपने लिए कर रहे हैं। अंड गंड नहीं लोगों को का कर रहा हो, बस वे तो चले जा रहा है भेड़ की चाल, उन्होंने कुछ अंडा गंड नहीं है को का कर रहा हो, का करे से का हो रहा हो। कोई वैज्ञानिक बुद्धि नहीं है उनकी, कोई तर्क शक्ति नहीं है, ढप है, ढप डब्बा। फिर क्या हुआ, उस दौरान मैं कुछ डॉक्टरों के पास भी गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैं सुभाष पालेकर जी की तकनीक से करता हूँ खेती, जहर मुक्त कृषि करता हूँ, आप मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए। तो उन्होंने, और मैंने बताया, क्योंकि डॉक्टर जो है वो क्या करता है कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि कोई बीमार ना हो, इसलिए तो वो दवाई करता है ना, कोई बीमार ना हो ना, इसलिए तो दवाई करता है। तो मैंने बताया कि मेरा मकसद भी ऐसे ही है, मैं चाहता हूं कि इस भारत देश में कोई बीमारी ना हो। तो डॉक्टर जो था वो डर गया डॉक्टर, मुझसे कहने लगा कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। पहले क्या था कि लोग खाने के लिए तरसते थे, लेकिन अब तो बहुत खाना पीना होने लगा है, तो आप जो सोच रहे हो वो हो नहीं सकता कभी। लेकिन कुछ प्रोडक्ट दे दीजिए मुझे। मैंने उसको कुछ प्रोडक्ट दिए, जैसे मैंने बोला कि आप गेहूं ले लीजिए मेरा देसी खाने के लिए, और चने के दाल के लिए चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, उड़द ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, ये सारी कुछ चीजें ले लीजिएगा मुझसे, क्योंकि मैं जहर मुक्त कृषि करता हूँ। उसने एक बार प्रोडक्ट मंगाया, उसके बाद कभी नहीं मंगाया। MBBS डॉक्टर साहब ने क्षेत्र का। फिर मैंने बताया ना कि वो डर गया, वो नहीं चाहता कि कोई बीमार ना हो, वो चाहता है कि सभी लोग बीमार हों ताकि मेरा धंधा बढ़े। ऐसा डॉक्टर है। फिर मैं एक तहसीलदार के पास गया। मैंने बोला साहब, मैं जहर मुक्त कृषि करता हूँ, कोई चीज चाहिए, गेहूं, चावल, तो चने की दाल, मसूर की दाल।
तो ऐसे हाथ हिलाता है, हाथ हिलाता है। तहसीलदार क्यों बना तहसीलदार? रिश्वतखोरी करने के लिए, ताकि मैं रिश्वतखोरी कर सकूं, जनता का पैसा खा सकूं। इसलिए नहीं बना कि कोई लड़का आ रहा है, उसका मन बहुत अच्छा है, वो अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसका प्रोडक्ट खरीद लूंगा। वो समाज में अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी मदद करूंगा। लेकिन नहीं, उनको रिश्वतखोरी, इसीलिए तो वो तहसीलदार बने हैं। इसलिए करी उन्होंने मेहनत। फिर मैं नगरपालिका का जो अधिकारी था उसके पास गया। वो ऐसी बीड़ी फूंक रहे हैं। मैंने कहा साहब, मैं ये जहर मुक्त कृषि करता हूँ, आपको कुछ चाहिए हो? गेहूँ, देसी गेहूँ है, चना है, मटर मसूर है दाल के लिए। तो का बोलने लगा, जो सबको स्वप्न उज्जे बताओ, ऐसे ऐसे तो चिंदी चोर हैं। कैसा हो रहा कल्याण इस धरती को? फिर मैंने एक दुकान लगाई मार्केट में। वहां पर पीछे एक बोर्ड लगाया, स्वास्थ्य जहर मुक्त स्वास्थ्य पालिका कृषि से उत्पाद जो है हमारे पास, जैसे कि काली सरसों रखा, पीली सरसों रखा, देसी गेहूँ रखा, चने की दाल रखी, मटर की दाल रखी, देसी धनिया रखा। ये सारी चीजें रखी अपन वहां पर एक दुकान टाइप की बना दी। तो कुछ लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये चने की दाल कितने में दी? तो मैंने कहा भाई 120 रुपए किलो। तो बोला मार्केट में तो 80 रुपए किलो मिल रही है, तुम 120 की ले रहे हो, थोड़ा कम कर लो भैया। मैंने कहा यार ये जहर मुक्त उत्पाद है, इसमें मेहनत लगती है उगाने में, ये थोड़ा बहुत तो उत्पादन कम रहता है तो रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर अब मैंने निर्णय लिया है कि अभी मैं कुछ मैं पालकर जी की तकनीक से करूंगा, बाकी रासायनिक पद्धति से करूंगा।